नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष लाखों लाख कार्यकर्ताओं को संगठन को अपनी विचारधारा से खड़ा करने वाले कुशाभाऊ ठाकरे की आज जयंती मनाई गई। ठाकरे जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ठाकरे जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पटवा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा हाँ, चलिए शांत हो जाए, आराम से आ जाओ मित्रों। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष लाखों लाख कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर खड़ा करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव पहुंचाने वाले, पर केवल कैरियर के लिए नहीं, जनसेवा के लिए राजनीति में काम करें, इसकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वैसे तो उन्होंने पूरे देश में खड़ा किया, उसके मूल ठाकरे जी हैं। उनका भाषण नहीं, उनका आचरण बोलता था, और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन खड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन की पूरे देश में प्रशंसा होती है। वो हमारे प्रेरणा पुंज है। आज पटवा जी की भी पुण्यतिथि है। ठाकरे जी, पटवा जी, जोशी जी, सारंग जी, नारायण प्रसाद गुप्ता जी, प्यारेलाल जी, एक पूरी पीढ़ी थी जिसने अपने आप को खपा के काम किया। पटवा जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को मास ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए दिन और रात परिश्रम किया। एक कुशल प्रशासक और अद्भुत वक्ता थे। मैं ठाकरे जी के चरणों में भी, पटवा जी के चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। संकल्प यही है कि उनके बताए मार्ग पर हम चलते रहें। आज हमारे एक ऐसे नेता जो अद्वितीय थे, श्रीमान अरुण जेटली जी, आज उनकी जयंती है। मुझे आश्चर्य होता है उनकी मेधा देख के। किसी विषय पे भी अरुण जी से आप तत्काल बात करवा लें। पार्टी को वैचारिक अधिष्ठान देने के साथ साथ अनेकों नीतियों के निर्माण में उनका सदैव सहयोग मिलता था। एक उद्भट विद्वान असमय हमने खो दिया, देश ने खोया। मैं उनके चरणों में भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। मिट्टी खाकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को संविदा कर्मियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान मिट्टी खाकर विरोध प्रदर्शन किया। संविदा कर्मी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान संविदा कर्मियों ने कहा कि 28 दिसंबर का दिन संविदा कर्मियों के लिए काला दिवस साबित हुआ। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मिलने के लिए जब कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें वहां से हटाते हुए
गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यह मांग की है कि यदि उनके साथियों को जेल से रिहा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश में संविदा कर्मी कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद जेल भरों में आंदोलन करेंगे। कोई छुट्टी नहीं है और वेतन सिर्फ वेतन इतना दे रहा है, 6,000 में किसका परिवार चल जाएगा। आज गैस का दाम देखो 1,000 से ऊपर है कि नहीं है। पेट्रोल देखो आपको 100 रुपए से ज्यादा है कि नहीं। बरसात के दिन में भी नदी नाला निकल के वैक्सीनेशन करने के लिए जा रहा है, उसके बाद भी शासन को हमारी बिल्कुल सुध नहीं आ रही है। अरे हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया। पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि कृपया करके हमारी बात को मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचाइए प्लीज। हम लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, हम लोग कोरोना योद्धा है। हम लोगों को शासन ने हमारे ऊपर फूल बरसाया है, तालियां बजवाई है हम लोगों के लिए, हमको कोरोना योद्धा का प्रमाण पत्र दिया है, हमको आपको 26 जनवरी 15 अगस्त को मेडल दिया है। हम लोग कोई गुनाह नहीं है, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम कोई गुनाहगार नहीं है। हम हमारी जायज मांग को रख रहे हैं। हमको एक मुख्यमंत्री जी इतना सा काम नहीं कर सकते, नियमितीकरण का तोहफा नहीं दे सकते। कोई देखने के लिए नहीं आया है, सब लोग जनता वैसे मरी जा रही थी, बिल्कुल हाहाकार फैल गया था चारों तरफ। हम लोगों ने मेहनत की है, 2.5 साल हो गए मैं कोर्ट में काम करते। हम मजबूर हो गए नीति खाने के लिए। देखिए मैं तो खा रही हूँ। हम मजबूर हो गए हैं कि हमारा 12,000 रुपए में हमारा बिल्कुल भी घर परिवार नहीं चलता है। अरे हम बच्चों की फीस पटाएंगे क्या, उनको हम दूध पिलाएंगे कि हम हमारा खिलाना भरेंगे। आज करो अभी करो, सबको परमानेंट करो। आज करो अभी करो, सबको परमानेंट करो। मदहोश प्रशासन, मदहोश प्रशासन, होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, सब करोगे। कर्मचारी संघ जिला छिंदवाड़ा आज हमारे 13वां दिन हड़ताल के हो गए हैं। आज हम लोगों ने मिट्टी खाकर हमारा जो परिवार चल रहा है उसको हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन ने हम लोगों को कोरोना में हमारे ऊपर फूल बरसाया, हमको प्रमाण पत्र दिए, हमको कोरोना योद्धा माना, लेकिन हमारा जो घर परिवार है वो 6,000 रुपये में नहीं चलता है साहब। 6,000 रुपये हमारे सपोर्ट स्टाफ को देते हैं, महीने को 12,000 रुपये देते हैं। इतनी महंगाई के समय में इतना कम वेतन में हमारा परिवार नहीं चलता है। और हम लोगों ने सिर्फ एक ही मांग की है मध्य प्रदेश शासन ने कि आपने हमको यदि कोरोना योद्धा माना है तो हमारी मांगे 2 सूत्री मांगे जो है उनको पूरा करने का दृढ़ निश्चय कंप्लीट करें। जो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से बोला था कि संविदा की व्यवस्था न्यायपूर्ण है, मैं इसको समाप्त करके रहूँगा, लेकिन आज दिनांक तक वो नहीं हुआ है। और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 5 जून 2018 की जो नीति बनाई गई थी वो आज दिनांक तक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों पर लागू नहीं हुई है। धन्यवाद। रुपेश कुमार साहू, कार्यकारिणी अध्यक्ष, जिला छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री ने एक ही मंच से डिंडोरी जिले के कलेक्टर विकास मिश्रा की प्रशंसा की तो वहीं निवाड़ी कलेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से हटाया। मुख्यमंत्री चौहान आज निवाड़ी जिले के दौरे पर थे। निवाड़ी में गढ़कुंडार महोत्सव में मुख्यमंत्री के उद्बोधन में बिंदु में और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की 2006 में गढ़कुंडार महोत्सव में आए थे। ये गढ़कुंडार की धरती बहुत पवित्र धरती है। महाराजा खेर सिंह खंगार अद्भुत योद्धा थे। जब मोहम्मद तुगलक ने कहा कि आक्रमण किया तो उनके दांत खट्टे कर दिए। महाराजा ने खंगार क्षेत्रवासियों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किले में बने अग्निकुंड में जोहर किया था। मैं उनके प्रमाण करता हूँ। वीरांगना केसर ने भी वीरता पूर्वक लाइन लड़ने के बाद अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था। लोकतंत्र में कोई शासक नहीं होता, सेवक होते हैं। हम अपनी जनता के सेवक हैं। मैंने निवाड़ी जिला बनाया, इतना छोटा जिला बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी बनाया। निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है। यहाँ की जनता की बेहतर सेवा हो, इसका प्रयास हमारे दोनों विधायक भी करते हैं और प्रभारी मंत्री भी करते हैं। लेकिन कुछ गंभीर शिकायतें मुझे
जनता के बीच से प्राप्त हुई है और इसलिए देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। एक कलेक्टर है डिंडोरी के विकास मिश्रा, जो दिन और रात सवेरे से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, लेकिन निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। देखिए, राजनीति में अगर हम सेवक हैं तो जनता की सेवा के लिए है। कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम पुरस्कृत करने का काम करेंगे। एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबर मेरे पास आ रही है। पर्यटक स्थल है तो इधर उधर के लोग जमीनें खरीदने आते हैं, उसमें नामांतरण मिलता है और बाकी कई गड़बड़ है। मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे और वहां जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। मैंने निवाड़ी जिला बनाया, इतना छोटा जिला बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी बनाया। निवाड़ी जिला मुझे प्राणों से प्यारा है। यहां की जनता की बेहतर सेवा हो, इसका प्रयास हमारे दोनों विधायक भी करते हैं और प्रभारी मंत्री भी करते हैं। लेकिन कुछ गंभीर शिकायतें मुझे जनता के बीच से प्राप्त हुई है और इसलिए देखो भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता। मैं वो शासकीय कर्मचारी और अधिकारी जो बेहतर काम करते हैं उनका हमेशा स्वागत और सत्कार करता हूं। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली है, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। मुझे यह भी पता चला ओरछा में एक तहसीलदार है, जमीनों की गड़बड़ों की खबर मेरे पास आ रही है। पर्यटक स्थल है तो इधर उधर के लोग जमीनें खरीदने आते हैं, उसमें नामांतरण मिलता है और बाकी कई गड़बड़ है। मैं उनकी जांच भी करवाऊंगा, कमिश्नर पूरी जांच करे और वहां जो पदस्थ तहसीलदार है उसको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। इनकी जांच भी पूरी की पूरी होनी चाहिए। जबलपुर की कुंडलम तहसील के अंतर्गत आने वाले बगराजी के प्रेम नगर में वर्षों से काबिज आदिवासी ग्रामीण परिवारों के घरोंदों में संकट के बादल छाए हुए हैं, जहां भूमाफियाओं के द्वारा उनके मकानों को तोड़कर उक्त भूमि में कब्जा किया जा रहा है। वहीं ऐसे भूमाफियाओं का साथ देते हुए वन विभाग के रेंजर के द्वारा भी ग्रामीणों को धमकियां दी जा रही हैं, जिसको लेकर ग्रामीण आदिवासियों ने कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। जहां ग्रामीण आदिवासियों का कहना है कि वह प्रेम नगर में लगभग 30 वर्षों से काबिज है, जिसका टैक्स व अन्य कर प्रशासन को दिया जा रहा है। हाल ही में तहसीलदार के द्वारा गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों को पट्टे दिए जाने की बात कही गई थी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार चौधरी है और लगभग हम ग्राम बगराजी प्रेम नगर में कम से कम 25 वर्ष रह रहे हैं। इसके पहले भी हमें ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को पट्टा मिलेगा, लेकिन हमारी तरफ से जो है हमने पूरी कोशिश की। यहाँ पे जो है तहसीलदार महोदय ने, एसडीएम महोदय ने कैंप भी लगवाया बगराजी में, सिवर के द्वारा ऑनलाइन पट्टा का आवेदन भी करवाया। उसके बाद यहाँ पे जो है एक तरफ से वन विभाग कह रही है कि ये ज़मीन खाली करो, हम ये अतिक्रमण में हैं। अब सर ये बताइए कि इतने सारे जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? हम यहाँ कलेक्टर महोदय से पट्टे की मांग के लिए आए हैं और जो शासन की तरफ से हमें जो लाभ नहीं मिला है वो लाभ के लिए भी हम आज कलेक्टर महोदय के यहाँ आए हैं। लगभग कितने लोग आप लोग आए? सर हम लगभग कम से कम 80 से 90 लोग आए। कितने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं? सर 25 से 30 सालों से रह रहे हैं सर। हमारे पास वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान भी दिए गए, बिजली भी दी गई, रोड भी दिया गया, पानी भी दी गई, सब सुविधा है सर। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कलेक्टर महोदय से ये कहने आए हैं कि ये ज़मीन एक तरफ जो है वन विभाग कह रही है मेरी है, एक तरफ तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि हमारी है, शासन की है।
अब ये बताइए कि जब वो तोड़ देंगे तो ये गरीब लोग जनता कहाँ जाएगी। आज हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आए हैं कि ये जो हम लोग गरीब हैं, जो दलित लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे। आप उनको पट्टी दी जाए। और शासन की तरफ से एक साइड मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो जहाँ रह रहा है उनको, गरीब को, दलितों को जो है पट्टी दिए जाएँ, और एक तरफ शासन हमें इस चीज़ से वंचित कर रही है। इसलिए आज हम ये जो है कलेक्टर महोदय से अपना ज्ञापन देने आए हैं। सुरेंद्र कुमार चौधरी। हमने साइड में ला रहे सबसे खाली ऐसी बताइए काय की बताएं क्या मामले हैं आपकी। कुंडम तहसील का बगराजी प्रेमनगर गांव है, जहां पे दलित आदिवासी रहते हैं और सैकड़ों की संख्या में वहां रहते हैं। विगत 2000 से वहां निवास कर रहे हैं वो लोग। वहां पे जो है उनको प्रधानमंत्री आवास का पैसा देके वहाँ उनकी झोपड़ियाँ थी, उसको पक्का बनाया गया। वहाँ पे रोड है, नाली है, पानी की सुविधा है। लेकिन विगत 2016-17 में वहाँ के रेंजर ने, वहाँ के भूमाफियाओं ने इनकी झोपड़ियों में आग लगा दिया। जैसे उनका जो राशन, उनके कपड़े, बिस्तर पूरे जल गए थे। उस समय महेश चंद्र चौधरी साहब कलेक्टर थे, उनको बताया गया था। उन्होंने वहाँ भूमाफिया से जो है, जो JCB थी और डंपर थे जो वहाँ से जो है खोद के ले जा रहा था, उसको वहाँ जब्ती भी कराए थे। बाद में उन्होंने आदेश भी किया था इनको पट्टा मिलेंगे। उस समय से हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक तरफ जो है तहसीलदार वहाँ कैंप लगाए, अभी 15-20 दिन पहले कैंप लगाए। अभी वर्तमान में किस मुद्दे को लेकर आप लोग आए हैं, उस पर बताएं कि अभी आपने क्या बात करी उनसे। हम उसी बात को लेके कि कैंप लगाए, वहाँ पट्टा देने की बात कहे, वहाँ आवेदन दिलवाए, ऑनलाइन आवेदन करवाए और बोले आप सबको पट्टा मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ का रेंजर जाके इनको धमकाता है कि आपकी जो झोपड़ियों में आग लगा देंगे, जैसे पहले लगाए थे वैसे ही आग लगा और आप लोग यहाँ से खाली करके जाओ, और नहीं जाओगे तो आपका पूरा सामान यहाँ से फेंकवा देंगे। अभी क्या बातचीत हुई? अभी SDM साहब ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, रेंजर को पावर भी नहीं है। और जो है हमारी SDM साहब से वहाँ बात हुई है, वो ज़मीन जो है वन विभाग की भी नहीं है, ये वो वहीं रहेंगे और इनको पट्टा भी दिया जाएगा। ऐसा जो है अभी SDM ऋषभ जैन साहब ने कहा है। लगभग कितने लोग हैं ऐसे जिनको मिल? लगभग 150-200 लोग। नाम शुभ लाभ? शरण चौधरी, बहुजन समाज पार्टी का पूर्व पार्षद। इन लोगों का कहना है कि हमारा वहाँ पर निवास है और रेंजर वहाँ पे कोई इनको हटाने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा भी SDM कुंडम से बात की गई है। उनके द्वारा बताया गया है मुझे कि ऐसी कोई बात उनके संज्ञान में नहीं है, और वो अगर ऐसा कुछ है भी तो उनका कहे कि नहीं हटाया जाएगा, और रेंजर को वो कह देंगे कि उन्हें नहीं हटाया जाए। पहली बात तो रेंजर को क्यों हटा रहा है इसकी जानकारी भी नहीं है। उसको रेंजर को कोई अधिकार नहीं है। अगर फॉरेस्ट की भूमि नहीं है तो किसी भी रेंजर को कोई अधिकार नहीं है कि वो हटाए। SDM साहब के द्वारा ये बताया गया कि नहीं, इनको नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि सर इतने लोग एकत्रित हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो पीछे होगा कि जब जानकारी मिलेगी तो देखेंगे। जो जानकारी अभी इनके द्वारा दी गई और SDM साहब के द्वारा दी गई वो मैं आपके नॉलेज में ला रहा हूँ। कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। मंत्री सारंग के जन्मदिन पर नहीं होगा कोई भव्य आयोजन। 29 दिसंबर को लेंगे केवल वर्चुअल शुभकामनाएं। मंत्री सारंग अपने जन्मदिन पर वर्चुअल शुभकामनाओं का देंगे जवाब। सोशल मीडिया पर लाइव आकर शुभचिंतकों से करेंगे वर्चुअल संवाद। सादगी के साथ जनता से वर्चुअल करेंगे संवाद। शुभचिंतक सोशल मीडिया पर दे सकेंगे शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र नागरिकों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। नरेला विधानसभा में बूस्टर डोज के लिए लगाए जाएंगे शिविर। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी जाएगी। जन्मदिन पर आप मुझे कोई उपहार देना चाहते हो क्या? बताओ कौन कौन देना चाहता है उपहार? देखो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपसे एक उपहार मांग रहा हूँ। इस जन्मदिन को मैं नहीं मना रहा इसलिए क्योंकि चाइना में कोविड बहुत तेजी से आ गया, जापान में बहुत तेजी से आ गया। भगवान न करे हिंदुस्तान में आए, पर माताओं बहनों भाइयों और साथियों, हमें हिंदुस्तान में यदि कोविड से बचाव करना है तो हमें पूरी तरह से अनुशासन और संयम का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं काका को बधाई दूंगा कि यहाँ सब लोग मास्क पहने हुए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग सब मास्क पहने, बिना बात के भीड़ इकट्ठी ना करें। और यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हो तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि सब लोग मास्क लगाकर रखें और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। बूस्टर डोज का कल यहां पर मैं कैंप लगवाने वाला हूं चौराहे पर।
जिसको बूस्टर डोज नहीं लगा। अच्छा एक बात बताओ, वैक्सीन के पैसे तो नहीं लगे? लगी नहीं लगी? तो बूस्टर डोज भी फ्री में लगने वाला है। कल सभी वार्डों में लगेगा, चाहे छोला हो, चाहे करोद हो या हाउसिंग बोर्ड हो, हर जगह लगेगा। तो कल मेरे जन्मदिन पर यदि आप मुझे उपहार देना चाहते हो तो मैं और कुछ नहीं मांगूंगा। जिसको बूस्टर डोज नहीं लगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, बूस्टर डोज लगवा लीजिए। ये आपका सबसे बड़ा उपहार और प्यार मुझे होगा, क्योंकि आपकी जान ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका स्वास्थ्य, आपकी स्वास्थ्य की चिंता ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं माताओं, बहनों, भाइयों और साथियों आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कल जरूर बूस्टर डोज लगवाएं। मैं काका को और इनकी पूरी टीम को बहुत रिटायर्ड स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन ने दिया ज्ञापन। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में सेवा युक्तों की आपके कार्यालय में जमा भविष्य निधि राशि और पेंशन निधि राशि बैंक के ट्रस्ट खातों के अंकुरण करने हेतु ज्ञापन। 36 महीने से बड़े प्रकरण निपटाओ। बगैर किसी कारण का रोका हुआ भविष्य निधि का फंड रिलीज करो। ऐसा हमारा हक हमारा वापस दो। वापस भोपाल मुर्दाबाद। वापस तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब पीएफओ ऑफिस से मिलती थी और अमाउंट भी मिलता था। चूँकि हमारा फंड पूरा यहीं था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो पेंशन जो है हमको कमर्शियल बैंकों के बराबर भुगतान का ऑर्डर आ गया। उसके बाद पर उसमें एक शर्त थी कि जो आपने पैसा लिया हुआ पीएफ का वो आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा। अब स्थिति ये हो रही है, ना तो पैसा जमा कर रहे हैं वहाँ पर बैंक में, ना हमको वापस कर रहे हैं। 3 साल हो गए। केवल ये क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल है जहाँ ये स्थिति है, बाकी में भी स्थिति है, लेकिन वहाँ जनवरी 2022 तक उन्होंने उसका पीएफ का भुगतान किया, पेंशन का भुगतान किया। हालांकि क्या ये बात सही है कि जो अपना पेंशन रेगुलेशन में ये लिखा है कि 1/4/18 से पूरा भुगतान जो है बैंक करेगा और बाकी ये करेंगे, तो उसके जो फॉर्मेलिटी है ये नहीं निभा पा रहे हैं। ना तो पेंशन दे रहे हैं, ना अमाउंट दे रहे हैं। स्थिति यह हो गई 3 साल से लोग बीमार हैं, कई जो है उनकी डेथ हो गई है। सारी स्थिति के बाद, इतनी दयनीय स्थिति के बाद भी आज की स्थिति में यही हो रहा है कि हम वहाँ से हमको इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। 3-4 जो है लखनऊ, कानपुर, देहरादून और बरेली, गोरखपुर, यहाँ तक इन लोगों ने सारा पेमेंट का भुगतान शुरू कर दिया है। केवल ये लोग क्यों नहीं कर सकते, यही हमारा, इसलिए हमने आज ये धरना कार्यक्रम रखा है। नेक्स्ट टाइम में अगर ज़रूरत पड़ी तो परिवार सहित पीएफ ऑफिस भोपाल ये सेवा के लिए है, लेकिन ये सताने का अड्डा बन चुका है। ये सारे जो लोग खड़े हैं ये बैंक के सीनियर, 3 साल से ये पैसे के ऊपर हमारा पैसा जो जमा है उस पर ये कुंडली मार के बैठे हुए हैं। अभी ये कहते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में बल्क पेमेंट की व्यवस्था नहीं है। ये कोई मुगल काल नहीं है कि आप कबूतर से भेजेंगे और कबूतर डाक लेके आएगा। अगर मेल करिए शाम को आपका सॉफ्टवेयर सुधर जाएगा, पेमेंट करिए। हर 15 दिन में ये बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगले 15 दिन में हम पेमेंट करेंगे। आज 30 महीने हो गए, ये सारे पीड़ित लोग हैं, इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है बहाने की। इन्होंने पूरा वायरस, जैसे कोरोना वायरस चाइना से आया, इन्होंने पूरे वायरस इंडिया में फैलाया कि ये पेमेंट ना करा जाए, यहाँ से नेगेटिविटी शुरू हुई है। लेकिन बाकी स्टेट ने नहीं माना, उन्होंने पेमेंट कर दिया। इवन तक सागर और इंदौर में भी पेमेंट होता रहा। केवल भोपाल ऑफिस है जिसने 36 महीने से कोई पेमेंट नहीं किया। आज भी इनसे निवेदन किया गया कि बहुत सारी विधवाएं हैं, बहुत सारे परेशान लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको पैसे की जरूरत है। हमने जीवन भर अपनी छोटी छोटी कमाई इनके पास जमा करी, ये अब हमारा पैसा नहीं लौटा रहे हैं। इनका नियम कहता है कि रिटायर होने के बाद 15 दिन बाद आपको पेमेंट करना है। आज 36 महीने हो गए, अभी भी ये नहीं बता रहे हैं कि कितने दिन में पेमेंट होगा। आज भी ये टाला टोली का रवैया अपना रहे हैं, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक ऑफिस। तो आप लोगों को धन्यवाद, आप इस मामले को उठाइए कि कैसे अनाचार का ये अड्डा बन गया ईपीएफओ। प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं हमने सब ऑनलाइन व्यवस्था कर दी, इन्होंने ऑनलाइन पे रोक लगा दी। ये मैनुअल सारी चीजें चले रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं सारी चीजें दूर हों, लोगों को परेशानी नहीं हो। फिर यह कैसा अड्डा बना हुआ है जो कि इसने सीनियर सिटीजन लोगों को परेशान कर रहा है। आज सारे पूरे प्रदेश से लोग आए यहाँ पे धरना देने। अगर ये निराकरण नहीं करते तो हम अपने परिवार, हमारी बुजुर्ग, सारी माताएं बहनों के साथ आके यहाँ पे धरना देंगे और इनको मजबूर करेंगे कि अनाचार बंद करें।
अत्याचार बंद करें। और कोरोना का जो वायरस तुमने फैलाया है, कोरोना की तरह पूरे इंडिया को भरमाने की कोशिश करी है कि ये गलत पेमेंट हो रहा है, सबने पेमेंट कर दिया, केवल आप और केवल आपके वो वाला ऑफिस में पेमेंट रुका हुआ है, उसको आप जारी करवाएं। पीएफ कमिश्नर से अनुरोध है कि इसको 3 दिन के अंदर निराकरण करें। धन्यवाद। आप लोग 3 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हम अपनी परिवार सहित आकर यहाँ पे धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हमारी विधवाएं जो सारी हम लोग सब सीनियर सिटीजन, हमारी हम सब लोगों की जो घर वाले हैं वो भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं, ये इनको ये सताए नहीं। हमारा आप लोगों से अनुरोध है मीडिया से कि आप इनके ऊपर दबाव आए, इनसे पूछें। हर बार ये प्रकरण गलत ढंग से रिजेक्ट करते हैं। पहली बार बोलते हैं कि आपके साइन नहीं मिल रहा, दूसरी बार बोलते हैं आपकी फोटो नहीं है, तीसरी बार आप उसको ब्लॉक कर देते हैं। जब ऑनलाइन है तो उसको ब्लॉक क्यों किया हुआ आपने? आप ऑनलाइन पे लिखिए ना, ये कारण से पेंडिंग है, लेकिन इन्होंने ब्लॉक कर दिया सारे लोगों को, तो ताकि वो अपना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। आज के जमाने में कंप्यूटर को भी लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, बोलते हैं कि हमने ऑनलाइन कर दिया। मंत्री सब आके देखें कि इस ऑफिस में क्या हो रहा है। 36 महीने से ये बुजुर्गों को परेशान कर रहे हैं, ये बुड्ढों को परेशान कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि बुड्ढों को मत सताओ। अरे हमारी बुड्ढों की सताओगे तो तुम्हें श्राप ही मिलेगा। तो हमारा पीएफ कमिश्नर से अनुरोध है कि वो खुद इसमें व्यक्तिगत रुचि लें और 3 दिन के अंदर सारा निराकरण करके पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करें। खातों में पैसा जाना है, कोई आपको हाथ में नहीं जाना। हमारा जो बैंक है वो सर्टिफाई कर रहा है। मंत्रालय भोपाल में मध्य प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी की समस्याओं को लेकर मास्टर कर्मचारी संगठन अध्यक्ष प्रवीण तिवारी, मीडिया प्रभारी अनिल यादव, महेश बानगे, राजेश सोनकर, मोहम्मद शाहिद द्वारा इंदौर नगर निगम के संगठनों और भारतीय मजदूर संघ वहां मध्य प्रदेश की देवास, उज्जैन और अन्य जिलों के पदाधिकारी, कर्मचारी कल्याण आयोग अध्यक्ष राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा से बैठक कर कर्मचारी के हितों में होने वाले फैसले पर बधाई दी। समस्त पदाधिकारियों को राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त कर रमेश चंद्र शर्मा द्वारा स्थायी कर्मी भी नियमित कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने, समस्त दैनिक वेतन भोगी को भी नियमितीकरण करने पर फैसला लेने पर और अनुकंपा प्रावधान 7वें वेतनमान का डीए देने को लेकर मैंने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मैं इंदौर नगर पालिका निगम मास्टर कर्मचारी संगठन अध्यक्ष प्रवीण तिवारी अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ आज माननीय आयोग के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी से मुलाकात करने आए थे। आज जो उनसे मुलाकात हुई वो बहुत सार्थक हुई और जो चर्चाएं हुई वो सफल रही। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि सरकार शीघ्र ही नए वर्ष में स्थायी कर्मी जो है विनियमित कर्मचारी उनको 7वें वेतनमान का लाभ देने जा रही है और अनुकंपा नियुक्ति का प्रदान करने जा रही। और जो हमारे शेष दैनिक वेतन भोगी रह गए थे उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली कि 1 सितंबर 2016 तक के जितने भी दैनिक वेतन भोगी हैं उनको विनियमित वेतनमान दिया जाएगा। और ये सरकार का अच्छा पहल है और सरकार का अच्छा कदम है कि अब जाके सरकार ने कर्मचारियों की सूद ली है, क्योंकि चुनाव भी 23 में होना है। तो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कर्मचारी हित में बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और जिस समय ये फैसला हो जाएगा तो हम इंदौर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और रमेश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में 50,000 दैनिक वेतन भोगी का एक आयोजन करेंगे, जिसमें हम अल्पाहार और शाम को भोजन प्रसादी भी रखेंगे। और पूरे इंदौर के जितने भी दैनिक वेतन भोगी और प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी पूरे सब जने एक साथ मिलके माननीय मुख्यमंत्री महोदय और रमेश चंद्र शर्मा जी का स्वागत करेंगे। इंदौर से प्रवीण तिवारी, मास्टर कर्मचारी संगठन अध्यक्ष। जबलपुर के ठक्कर ग्राम स्थित हुड्डी गोदाम में शासकीय भूमि पर कब्जा किए जाने को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने कलेक्टर को 8वीं बार ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर को अवगत कराते हुए बताया कि हुड्डी गोदाम में लगभग 3.5 एकड़ भूमि कई वर्षों से खाली पड़ी हुई है। वही उसमें लगभग 1 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की है, लेकिन वक्फ बोर्ड के द्वारा पूरी 3.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि आधे से ज्यादा भूमि शासकीय है, जिस पर वर्षों से क्षेत्र लोगों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वही कुरैशी समाज अपनी पूरी जमीन बनाकर अवैध तरीके से कब्जा कर उसमें अवैध माइनिंग करवा रहा है, जबकि कई बार ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रीय लोगों ने उक्त भूमि के सीमांकन को लेकर ज्ञापन दिया, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। आज फिर हम हुड्डी गोदाम मैदान के विषय में कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए थे। अभी तक हमने 7 आवेदन दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, इसमें सीमांकन का हमने कहा था और अवैध माइनिंग जो की जा रही है। सामने वाले जो हैं हर शनिवार इतवार को माइनिंग करते हैं, जिसमें जेसीबी चलाते हैं, रात भर जेसीबी चल रही है, जिससे वहाँ के लोग परेशान भी हैं और 2 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिससे बहुत ज़्यादा भयभीत की स्थिति वहाँ बन चुकी है।
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कलेक्टर साहब वहाँ पर सीमांकन कराने क्यों नहीं पहुँचा रहे हैं। आज हमने सीएम शिवराज जी मुख्यमंत्री के नाम पर हमें ज्ञापन दिया है। ये ज्ञापन हम नगर निगम में भी नेता प्रतिपक्ष श्री कमलेश अग्रवाल जी को देने जा रहे हैं और समस्त जो भी हमारे जो सुनने वाले हैं उनके पास हम जाएंगे। ये कब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम भी यही देखना चाहते हैं कब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। आखिर एक ना एक दिन को प्रशासन को ये काम करना ही पड़ेगा। भलाई वो इनके भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उन्होंने पैसा खा लिया हो, उससे हमें कोई वो नहीं है। आखिर जीत जीत ही होती है और हार हारी होती है। कहाँ पे है ये ज़मीन और क्या है ये टक्कर ग्राम वार्ड वार्ड क्रमांक 50 हड्डी गोदाम मैदान का मामला है, जिसमें वक्फ बोर्ड की ज़मीन 1 एकड़ 3 डिसमिल है और उस कुरैशी समाज द्वारा पूरे 3.5 एकड़ में कब्जा कर लिया है। बस हम यही चाहते हैं कि जो ज़मीन सास की भूमि है उसको छोड़ा जाए। जो अवैध कब्जा कर लिया गया है कुरैशी समाज द्वारा, जो मीट का मार्केट बनाना चाह रहे हैं वहाँ पर, हमारा ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन 1 एकड़ 3 डिसमिल है, आप उसमें काबिज रहिए और जो ज़मीन सास की भूमि उसको छोड़ दीजिए जिसमें सार्वजनिक काम हो चुका है। अभी 2 मिट्टी हुई, इतना परेशानी हुई वहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसी कौन सी वो स्थिति आ गई कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका नाम भी है? मोहम्मद सादिक। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।